जी स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके जनाब। तो भाई प्रीवियस सेशन में हमारी क्या बात हो रही थी? स्टैटिक मेथड के हवाले से बात हो रही थी कि भाई नॉन स्टैटिक और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। कि भाई स्टैटिक मेथड हम जब बनाते हैं या जो भी स्टैटिक मेथड होता है लाइक दिस, तो वो हमेशा डायरेक्ट क्लास के नाम से वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता। वो डायरेक्ट क्लास के नाम से इम्प्लीमेंट होता है इस तरीके से। ठीक है। और नॉन स्टैटिक को हमेशा, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक हटा दूँ कीवर्ड, तो ये मेथड जो है वो अब इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। पहले आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट से इन्वोक करना पड़ेगा, राइट। तो वेल, इस पे और भी मजीद डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड कोई भी मेथड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले मेथड, या बल्कि इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं। और इसमें एक पैरामीटर ले लेते हैं कि भाई इंटीजर आई, जो कि, और फिर उसके बाद आई में आई प्लस इक्वल टू, या आई इक्वल टू आई प्लस 2। जी जनाब, अब ये मुझे कोई बताए कि भाई इस मेथड में क्या काम होगा। ये बस सिंपल एक मेथड लिखा हुआ है, और इस मेथड में भाई एक पैरामीटर है, इसमें एक पैरामीटर है आई के नाम से, और उस पैरामीटर के साथ क्या सलूक हो रहा है कि भाई आई में आई की जो वैल्यू है उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो जाए और फिर प्रिंट हो जाए। तो जब मैं सिंपल इस मेथड को जब इम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, ए डॉट करने के बाद जब ये डिस्प्ले के मेथड को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, और यहाँ पर मुझसे मांग रहा है आई की वैल्यू मैंने दे दी 10, तो अब मुझे बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए? 12 आएगा सर। 12 आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन ऑफ दिस। मगर क्लास में यहाँ पर अगर बात करता हूँ, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसमें पास करवा दी वैल्यू 10। सही है। पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि भाई मेथड को इम्प्लीमेंट करता हूँ ए डॉट करने के बाद डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर मैंने वैल्यू के वेरिएबल को इम्प्लीमेंट करवा लिया। देन कंसोल और राइट लाइन पे मैं लिखता हूँ वैल्यू। तो अब मुझे बताएं कि आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 10 आएगा। सर सर ए 10 डॉट डिस्प्ले में 12 आएगा और बाकी जो नीचे आपने कंसोल डॉट राइट लिखा उसमें 10 आएगा। सही है। तो बेसिकली 12 और 10 जो है वो मेरा डिजायर आउटपुट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या यही आ रहा है। सही है भाई, ये वाली बात सबको क्लियर है। सिंपल सी बात है कि भाई मेथड में एक पैरामीटर लिया, और जब ये मेथड इंप्लीमेंट होगा तो आर्गुमेंट के तौर पर एक कांस्टेंट वैल्यू मांगेगा, और कांस्टेंट वैल्यू हमने एक वेरिएबल में पास करवा के वेरिएबल पास करवा दिया था। और फिर इसकी डेफिनेशन में क्या हो रहा है कि जो भी इसको यूजर से इनपुट मिल रहा है उसमें 2 का इंक्रीमेंट करके अपनी बॉडी में क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है। तो ये प्रिंट करवाना का फीचर, ये जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है, ये किसका फीचर हो गया? ये डिस्प्ले मेथड का फीचर हो गया। देन उसके बाद हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि जो वैल्यू का मेथड हमने उठाया था उसको क्या कर रहे हैं, जस्ट
ये वाली कहानी कर रहे हैं। लेकिन क्लास सिर्फ मैं एक माइनर से चेंज करता हूँ, यहाँ पर इस चीज को समझिएगा। मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिखता हूँ रेफरेंस, ठीक है, और मैं यहाँ पर भी एक कीवर्ड लिख देता हूँ रेफरेंस। अब देखें आपके सामने कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रहा, बस मैंने सिर्फ ये काम किया है कि भाई ये रेफरेंस का कीवर्ड एक लगा दिया। सिनेरियो सबको समझ में आता है कि भाई ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। अभी भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यार सेम आउटपुट होना चाहिए। तो यहाँ पर जब इसका आउटपुट देखते हैं तो अब ये क्या कहानी है, किसको क्या समझ में आता है इस चीज से। आउटपुट भी आपके सामने है और प्रोग्राम भी आपके सामने है, इसको नोटिस कीजिए क्या कहानी हो सकती है। सर जो मेथड में आपने वैल्यू को रेफ लिखा है ना, वो मेन मेथड के रेफरेंस से, वो मेन मेथड की वैल्यू से रेफर हो जाएगी। देखो सिंपल सा सवाल मेरा ये है कि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कि एक वेरिएबल में पास हो रही है। अब ये वैल्यू इसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू एज आर्गुमेंट के तौर पर डिस्प्ले के मेथड में इंप्लीमेंट हो रही है, जो कि 10 वैल्यू उसको मिल रही है। 10 को ये 12 कर देगा, 2 का इंक्रीमेंट करवा के प्रिंट करवा देगा। और उसके बाद सिंपल सा मैंने यहाँ पर ये इसी वेरिएबल को जस्ट प्रिंट करवाया है। तो क्या हो रहा है काम कि भाई जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू आई में हो रही थी, सही है, जो वैल्यू इसमें हो रही थी उसने इसी पूरी वैल्यू को ही अपडेट कर दिया। ये कैसे? ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं क्लास, याद रखिएगा मेथड के हवाले से। जो मैंने अभी रेफरेंस के अलावा ये वाला काम किया था ना कि मैंने यहाँ से रेफरेंस हटा दिया और इसी तरीके से यहाँ से रेफरेंस हटा दिया। तो अब इस सिनेरियो को समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट है पास बाय वैल्यू का, कि आप किसी भी मेथड में वैल्यू टाइप आर्गुमेंट दे रहे हैं, किसी भी मेथड में वैल्यू टाइप आर्गुमेंट दे रहे हैं। ये क्या है? वैल्यू है ना। अब ये वैल्यू किसकी है भाई? ये इस वेरिएबल की है। हमने जब यहाँ पर विदाउट रेफरेंस कीवर्ड हमने डायरेक्ट वैल्यू पास की, तो इस मेथड ने इस वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को जस्ट उठाया और अपने पास इंप्लीमेंट कर लिया। एक्चुअल वैल्यू तो वही रही, लेकिन जब रेफरेंस आया, जब मैंने रेफरेंस यहाँ पे लगा दिया, तो क्लास याद रखिएगा कि ये रेफरेंस टाइप मेथड है और इसमें जो वैल्यू है, वो जो पैरामीटर है रेफरेंस टाइप है, और उसमें जो वैल्यू आ रही है वो अब वैल्यू टाइप नहीं आ रही, अब वो रेफरेंस टाइप आ रही है। तो रेफरेंस से मुराद ये समझिएगा हमेशा कि जब भी किसी भी मेथड में रेफरेंस टाइप वेरिएबल है तो पहली शर्त तो ये है कि उसका पैरामीटर भी रेफरेंस टाइप होना चाहिए। अगर मैं किसी भी एक जगह पे पैरामीटर मैंने वैल्यू टाइप कर दिया, मैं आर्गुमेंट रेफरेंस टाइप दे रहा हूं, तो इट विल गिव द एरर। सही है। तो पहली शर्त तो ये है रेफरेंस टाइप मेथड की कि भाई मेथड में पैरामीटर भी रेफरेंस टाइप होना चाहिए और उसके अंदर आने वाला आर्गुमेंट भी रेफरेंस टाइप होनी चाहिए। अब रेफरेंस टाइप कहानी क्या कर रहा है? 10 जब वैल्यू इसको मिल रही है तो ये बेसिकली वैल्यू नहीं उठा रहा है, ये इस वेरिएबल का एड्रेस उठा रहा है। क्या उठा रहा है? एड्रेस उठा रहा है। अब जब ये वेरिएबल कहीं भी यूज होगा तो इसने यहां पे आकर अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके रेफरेंस को उठाते हुए इस पूरे वेरिएबल को क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। अब ये तो क्योंकि मेथड की डेफिनेशन है तो मेथड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये काम हो गया, लेकिन क्लास याद रखिएगा कि इस पैरामीटर ने इस वेरिएबल से वैल्यू नहीं उठाई, इसका एड्रेस उठाया और एड्रेस पे पड़ी हुई पूरी वैल्यू को क्या कर दिया? अपडेट कर दिया अपनी डेफिनेशन में भी और परमानेंटली भी। और क्या? परमानेंटली भी। तो क्या हुआ कि अब इस मेथड में जब इसको रेफरेंस मिला इसके अकॉर्डिंग, तो इसने क्या किया कि भाई इसका रेफरेंस उठाया और पूरी वैल्यू अपडेट कर दी। अब आप कहीं भी कितनी दफा भी इस वैल्यू को इंप्लीमेंट करोगे तो ये आपको अपडेटेड वैल्यू ही देगा।
दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस टाइप मेथड। सही है भाई। तो अब यहाँ पर हमारे पास मैनुअल में भी दो टाइप के मेथड थे, पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू, सही है, और इसी तरीके से पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस। अब इसके बारे में लिखा हुआ भी यही है इन्होंने, इसको जरा पढ़ें इन दो पॉइंट्स को और मुझे बताएं कि क्या समझ में आ रहा है इन दोनों को देखते हुए। जी जनाब। In passing by reference is used when rather than the using the value of the variable, reference is used to get the actual variable itself. ये बजाय वैल्यू उठाने के लिए क्या उठाएगा, रेफरेंस उठाएगा एक्चुअल वेरिएबल का खुद ही। फिर उसके बाद क्या करेगा, इफेक्टिवली द थिंग दैट इज पास इनटू द मेथड इज द पोजीशन और एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इन द मेमोरी। वो क्योंकि रेफरेंस उठा रहा था, रेफरेंस जब मिलता है तो वो क्या उठाता है, एड्रेस, और जो मेमोरी के अंदर जो पूरा वेरिएबल था उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्लास जहन में ये रहे आपके कि भाई अगर मैं यहाँ पर वैल्यू टाइप की बात कर रहा था यहाँ पर इस तरीके से, तो इस टाइम ये क्या था कि भाई मेमोरी में इसकी वैल्यू क्या थी, 10 स्टोर थी, लेकिन ये क्योंकि वैल्यू को उठा रहा था और टेम्परेरी तौर पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस, तो वो जस्ट वैल्यू को अपडेट कर रहा था, लेकिन यहां तक मेमोरी में क्योंकि वैल्यू 10 ही स्टोर थी तो वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था एक्चुअल वैल्यू को। लेकिन जब जहां इसको रेफरेंस मिला तो रेफरेंस ने क्या कर दिया, अब इसकी वैल्यू को नहीं उठाया, अब मेमोरी में घुसकर इस पूरे वेरिएबल को, एक्चुअल वेरिएबल को ही क्या कर दिया, अपडेट कर दिया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये वाली बात कितनों को समझ में नहीं आई? जी जनाब। सर अगर आप बाद में वापस वैल्यू चेंज करें इसकी वैल्यू की, नीचे अगर आप आके ना वैल्यूज की 12 कर दें तो फिर 14 शो होगा या फिर 12 ही शो होगा? हाँ, अब मैं अगर यहाँ पर आके करता हूँ कि भाई वैल्यू इक्वल टू 15 150 और कंसोल डॉट राइट लाइन में करता हूँ वैल्यू, ये कह रहे हो आप? जी, तो 150 ही शो होगा ना, तो क्योंकि मेथड तो कॉल नहीं किया हमने। हाँ बिल्कुल 150 होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं ना, अब ये कोई कांस्टेंट वेरिएबल तो है नहीं। अब ये अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल होता, मैं अगर यहाँ पे लगा देता कॉन्स्ट, तो अब यहाँ पे ये एरर देना शुरू कर देता, वो आपको यहीं पे ही बता देता कि भाई कॉन्स्ट, जब एक दफा आप वेरिएबल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में स्कोप ऑफ द वेरिएबल पढ़ते हो ना आप लोग, जी जी ग्लोबल लोकल के साथ एक कांस्टेंट वेरिएबल भी पढ़ते हो आप लोग, तो कांस्टेंट वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है कि वंस जब आपने एक दफा इसमें वैल्यू पहले इंस्ट्रक्शन में दे दी, तो अब आप ना तो रेफरेंस के तौर पर ना तो इसको अपडेट कर सकते हो, ना आगे जाके कहीं अपडेट कर सकते हो। अब ये क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल तो नहीं है ना, अब ये क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है, हमने यहाँ पर लिया रेफरेंस के तौर पर, इसमें इस लाइन से पहले जब तक कि हम नई वैल्यू इनिशियलाइज ना करेंगे तो वो इस लाइन से पहले पहले जितनी भी लाइन ऑफ कोड में इस्तेमाल होगा वो अपनी अपडेटेड वैल्यू से होगा। सर रिपीट कर दें रेफरेंस को थोड़ा। चलो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, मैं थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाए, या हम लोग एक एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो भाई, मैं मिसाल इसकी इस तरीके से देता हूँ। पहली बात तो ये बात सबको समझ में आ गई कि भाई एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई है मेथड की, कि भाई जिसमें एक पैरामीटर पास किया हुआ है और उस मेथड के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी पैरामीटर से आर्गुमेंट में वैल्यू आ रही है यूजर इनपुट, उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो जाए और मेथड उस वैल्यू को प्रिंट करवा दे, राइट? तो हमने सिंपल क्या किया था कि भाई आर्गुमेंट ये होता है कि अब क्योंकि हमने ये सेपरेट क्लास बनाई है ना, ये क्लास का एक मेथड है, अब इस क्लास के इस मेथड को हम इंप्लीमेंट करवाने जा रहे हैं मेन के सेक्शन में, सही है? तो जब मैं इस मेथड को इंप्लीमेंट करवाऊंगा, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, तो ये क्लास के नाम से डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा, a डॉट डिस्प्ले के नाम से। अब ये मुझसे मांग रहा है यूजर इनपुट, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दे दी। अब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या आई कि भाई ये वैल्यू टाइप,
ये क्या है, जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कोई वेरिएबल से उठ के नहीं आ रही, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो डायरेक्ट क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि भाई अब ये जो 10 वैल्यू है ये इसमें जाएगी जब ये मेथड रन होगा, और फिर जब 10 वैल्यू में दो क्या हो जाएंगे, ऐड होके आई की वैल्यू को क्या कर देंगे, 2 से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 10 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो अभी तक के मेरे पास रिजल्ट जो है वो 12 ही आएगा, राइट। तो ये काम मैं इस तरीके से भी कर सकता था कि मैं क्यों ना एक काम ये करूं कि भाई इंटीजर टाइप, क्योंकि पैरामीटर मेरे पास अगर इंटीजर है तो यहाँ पर अगर मैं कोई वेरिएबल इसके आर्गुमेंट के तौर पे यूज करने जाऊंगा तो उसकी टाइप भी सेम होनी चाहिए। तो मैंने वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसमें 10 वैल्यू क्या कर दी, इंप्लीमेंट करवा दी। अब ये जो 10 वैल्यू है ये मेमोरी के अंदर अब सेव हुई है, किसी वेरिएबल के अंदर अब सेव हुई है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्ट पास नहीं हो रही, अब हम जो मेथड के अंदर जो पास कर रहे हैं वो एक वेरिएबल पास कर रहे हैं। अब इस वेरिएबल में क्या है, 10 वैल्यू। अब क्योंकि पैरामीटर क्या है, वैल्यू टाइप, कि अब ये जो पैरामीटर है ये इस वैल्यू के वेरिएबल से डायरेक्ट वैल्यू उठाएगा। अब मेमोरी के अंदर तो पहले से यहाँ पे सेव है कि भाई वैल्यू का जो वेरिएबल है उसके अंदर 10 सेव है, मेमोरी को पता है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने जब यहाँ पे किया कि भाई वैल्यू, तो यहां पर आते वक्त वैल्यू की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक्चुअल मेमोरी में सेव नहीं होगी। डेफिनेशन की हद तक, इस मेथड की हद तक जो है इसकी वैल्यू जो है वो 10 से 12 हो जाएगी, जबकि यहां पे आते वक्त वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू तो 10 ही है। तो मेरे पास यहां पर इसका आउटपुट क्या आ रहा है, यही आ रहा है कि भाई जब कंपाइलर ने इंस्ट्रक्शन यहां से रीड करना शुरू की तो वैल्यू के वेरिएबल में 10 पास करवा दिया। अब कंपाइलर ने जब इस इंस्ट्रक्शन पे आया तो ये क्या थी, ये एक क्लास का एक मेथड था जिसके अंदर एक फंक्शनैलिटी थी कि भाई जो भी वैल्यू की वैल्यू है मेथड के अकॉर्डिंग उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो जाए और डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर ये जो 12 आ रहा है ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्ले मेथड आ रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इस मेथड के बाद वही है जो मेमोरी में एलोकेट है। ये वाली बात सबको समझ में आती है? जी ठीक है भाई। यस अब सर। हमने सिंपल क्या किया कि अब इस जो ये जो पैरामीटर है ना, अब ये वैल्यू टाइप की जगह हमने दे दिया रेफरेंस टाइप। और जब पैरामीटर रेफरेंस टाइप होगा तो आर्गुमेंट, जब इस पैरामीटर की जो वैल्यू हम लोग मेन में से देंगे तो उसकी वैल्यू भी रेफरेंस टाइप होनी चाहिए। अब रेफरेंस के कीवर्ड ने क्या किया, अब समझिएगा इस बात को। एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ये थी, वैल्यू का वेरिएबल में एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ये थी। जब पैरामीटर क्योंकि रेफरेंस टाइप है और इसको जब वैल्यू चाहिए तो अब इसने क्या किया कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू पिक नहीं करी, इसने इस वेरिएबल का एड्रेस पिक किया। ठीक है, अब इस वेरिएबल का क्या किया, एड्रेस पिक किया, और एड्रेस पिक करके पूरी वैल्यू क्या कर दी, अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी अपडेट कर दी। और क्योंकि इसने वैल्यू पिक नहीं की थी, इसका रेफरेंस पिक किया था और वैल्यू अपडेट कर दी थी, तो वो मेमोरी में भी अपडेट हो गई वैल्यू 10 से 12। अब जहां जहां ये यूज होगी अब वो 12 की वैल्यू ही मेमोरी में जाके सेव हो गई। तो रेफरेंस टाइप ने क्या किया कि परमानेंटली इसको चेंज कर दिया, मेमोरी में इसकी वैल्यू अपडेट कर दी, जबकि वैल्यू टाइप क्या कर रही थी, सिर्फ रन टाइम पे वैल्यू अपडेट कर रही थी और मेमोरी में एक्चुअल वैल्यू ही थी। ये डिफरेंस है दोनों का। अभी भी नहीं आई समझ में? नहीं सर, आ गई। जी गर्ल्स, क्लियर है भाई? यस सर। अच्छा जनाब। अब हमारे पास अगली टर्म क्या आती है, ये पास बाय रेफरेंस हो गया, उसके बाद रिटर्न टाइप मेथड भी हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास एक और पैरामीटर आता है आउट पैरामीटर।
आउट पैरामीटर की क्या कहानी है? अब यहां पर सिर्फ माइनर सा चेंज हम लोग करते हैं, वो क्या? अब आउट पैरामीटर के एक एग्जाम्पल कोड इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि भाई एक मेथड बनाया हुआ सेपरेटली, अब उसमें पैरामीटर यहाँ पर देखिए स्टैटिक वॉइड ऐड के नाम से एक मेथड बनाया है, ठीक है। चलो हम भी यहाँ पर इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इस मेथड को उठाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉपी किया, देन उसके बाद यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। अब क्लास समझिएगा, अब ये मेथड क्या है? ऐड। अब इसके अंदर जो पैरामीटर है वो तो ये है, लेकिन किस टाइप का पैरामीटर? ये आउट पैरामीटर है। अब ये आउट की फंक्शनलिटी क्या है, इसको समझना है अब हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने सिंपल ये वाले कोड को भी हम यहाँ पे लाकर पेस्ट कर लेते हैं। अब समझिएगा इस बात को कि अब ये क्योंकि स्टैटिक मेथड था तो यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा। ए डॉट सॉरी पब्लिक, तो मेरे पास ए डॉट करने के बाद ऐड का मेथड, और ये मुझसे मांगेगा आउट पैरामीटर। अब यहाँ पर जो वैल्यू इन्होंने दी थी, टेस्ट दी थी, तो मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा आउट का कीवर्ड, देन उसके बाद टेस्ट वेरिएबल दूंगा। अब क्लास देखिएगा, पिछले एग्जाम्पल में हमने एक वेरिएबल उठाया था वैल्यू के नाम से, अब यहाँ पे टेस्ट वेरिएबल उठा लिया इन्होंने, लेकिन वैल्यू में हमने एक वैल्यू पास की थी, हमने वैल्यू में एक वैल्यू पास की थी, लेकिन यहाँ पे हम कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे, यहाँ पे जस्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल। और उसके बाद डेफिनेशन में हमने क्या दिया कि भाई एक स्टैटिक वॉइड ऐड का एक मेथड बनाया है, जिसमें क्या कहानी हो रही है? जिसमें ये कहानी हो रही है कि भाई हमने एक वेरिएबल, ये जो पैरामीटर लिया था आई का, वो एक पास करवाया, और उसकी टाइप क्या है? वो एक आउट पैरामीटर है। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या डिफाइन किया कि भाई आई की जो वैल्यू है उसको 1 कर दो, आई की वैल्यू क्या कर दो? 1 कर दो। तो अब इसने आउट पैरामीटर ने क्या किया कि भाई ये जो वैल्यू थी इसमें क्या स्टोर हो गया? 1 स्टोर हो गया। अब यहां पर देखिए, जब हमने एक मेथड बनाया, हमने एक वेरिएबल लिया टेस्ट का, टेस्ट को हमने जस्ट डिक्लेयर कर दिया, इसमें क्लास कोई वेरिएबल कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई ए के साथ जो ऐड का मेथड जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे लगा रहे हैं आउट का कीवर्ड और यहाँ पे लिख रहे हैं टेस्ट। अब क्लास इस चीज को समझिएगा कि ऐड के पैरामीटर में जो आर्गुमेंट के तौर पर जो वेरिएबल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? टेस्ट। लेकिन टेस्ट में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको क्या वैल्यू मिलेगी? तो भाई वैल्यू हम यहाँ पर असाइन कर चुके हैं इसको। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको रिवर्स चलाना चाह रहे हैं कि अब जो पैरामीटर जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा इस वेरिएबल को, और फिर एक्चुअल वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट हमारे पास आ रहा है गालिबन 1, क्योंकि मेथड की डेफिनेशन में हमने कोई स्टेटमेंट तो पास नहीं की थी कि भाई प्रिंट करवा दो, ये करवा दो। मेथड के अंदर हम क्या पास करेंगे? भाई टेस्ट का वेरिएबल। अब टेस्ट के वेरिएबल में कहीं भी हमने वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन कहां से उठ के आ रही है? मेथड से उठ के आ रही है। आउट का कीवर्ड और रेफरेंस टाइप मेथड में डिफरेंस ही सिर्फ डिक्लेरेशन का और इनिशियलाइजेशन का है। आप ये काम रेफरेंस टाइप मेथड से नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी जगह रेफरेंस कर दूं, अगर मैं इसकी जगह रेफरेंस कर दूं और इसकी जगह मैं रेफरेंस कर दूं, तो ये मुझे कभी भी अलाउ नहीं करेगा। और यहां पर ये देखो एरर क्या दे रहा है कि यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल। रेफरेंस टाइप और आउट पैरामीटर में मेथड में हमारे पास फर्क ही सिर्फ इनिशियलाइजेशन का है कि इसको यहां पर कोई ना कोई इनिशियलाइज वैल्यू चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा।
लेकिन आउट पैरामीटर क्या करता है कि डिक्लेयर वैल्यू को भी उठा लेता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आउट वेरिएबल, सही है। जो काम हमने आउट से करवाया वो हम रेफरेंस से नहीं करवा सकते, बट जो रेफरेंस से करवाया हम वो आउट से भी करवा सकते हैं। तो यूं समझ लें कि रेफरेंस टाइप में एक लिमिटेशन है, और वो क्या लिमिटेशन है कि आपको रेफरेंस टाइप में हमेशा इनिशियलाइज वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन आप आउट पैरामीटर में भी इनिशियलाइज वैल्यू दे सकते हैं लाइक दिस। अब इसको कोई एतराज नहीं है, लेकिन रेफरेंस टाइप वेरिएबल में हम डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, उसमें इनिशियलाइजेशन ही करनी है। बाकी सबका दोनों का काम एक जैसा है, बस आउट में एक एफिशिएंसी ये है जो कि रेफरेंस में नहीं मिलती। तो गालिबन हमारे पास जो है ये मेथड की कहानी, मेथड की टाइप्स थी। अब हमारे पास जो है लैब नंबर 5 में वो बात आती है कंस्ट्रक्टर्स की। कंस्ट्रक्टर पहली क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इवन मैं आप लोगों को बता दूं कि कंस्ट्रक्टर आप लोग लैब नंबर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि जो विंडोज फॉर्म पे आप लोगों ने काम किए थे तब से आप लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन कंस्ट्रक्टर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ये अब आए हो आप लोगों को पता हो गई होगी कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कि भाई एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है। कोई बताएगा कि क्या डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टर और मेथड में? अगर ये क्लास ए है, ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्टर की क्या इंप्लीमेंटेशन और उसके अंदर बने हुए मेथड्स की क्या इंप्लीमेंटेशन है? कोई इलैबोरेट करेगा इस टर्म को? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स ऑफ द क्लास? सर कंस्ट्रक्टर वैसे होता है ना कि जैसे यहाँ अगर हम किसी एक हमने क्लास है उसके अंदर हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो उसका जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा किसी दूसरी क्लास में तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, क्योंकि जब उसके साथ हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू कीवर्ड के बाद उसका एक्चुअली कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है। बिल्कुल सही है, मेथड है वो उसको हमें कॉल करवाना पड़ता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बताया जनाब। कंस्ट्रक्टर क्या है, क्या मैं उसको स्पेशल टाइप ऑफ मेथड कह सकता हूँ? अगर मैं उसकी डेफिनेशन ये कहूँ कि भाई कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड which is execute automatically when we create the instance of the class, क्या ये बात कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, यस सर, कह 100% सकते कह सकता हूँ। जी, कह सकते कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें एक एफिशिएंसी ऐसी होती है कि वो ऑटोमेटिकली जब भी हम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर देते हैं वो सबसे पहले कॉल हो जाता है। लेकिन मेथड को बाकायदा इंस्टेंशिएट करने के बाद मेथड ऑब्जेक्ट से हमें इंप्लीमेंट करवाना पड़ता है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर ए क्लास के कंस्ट्रक्टर की बात करूं तो कंस्ट्रक्टर की शर्त क्या होती है? पब्लिक सेम नेम ऑफ द क्लास, और ये आगे उसके ब्रैकेट, और ये आगे उसकी बॉडी। कंस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप। पहला डिफरेंस तो ये है मेथड और कंस्ट्रक्टर में। बट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसी मेथड की, तो पब्लिक स्टैटिक इंटीजर ऐड, तो यहाँ पर ये मेरे पास ये दो मेथड हैं जो कि रिटर्न करवा रहा है कोई भी 10 वैल्यू। अब कैसे बताओगे कि दोनों में क्या है? भाई ये कंस्ट्रक्टर इसलिए है क्योंकि एक तो सेम नेम ऑफ द क्लास है, और दूसरी वजह ये है कि भाई इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ये मेथड इसलिए है क्योंकि भाई इसमें एक रिटर्न टाइप है, और ये सेम नेम ऑफ द क्लास नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ ए, तो यहाँ पर जब मैं अपने प्रोग्राम को बिल्ड करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा कि मेंबर ए कैन नॉट बी द सेम एज इंक्लूजिंग टाइप, नो, नॉट अलाउड। तो मेथड सेम नेम ऑफ द क्लास नहीं हो सकता, जबकि कंस्ट्रक्टर होता ही सेम नेम ऑफ द क्लास है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, कंस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप, जबकि मेथड हैव रिटर्न टाइप, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डेसिमल, बूलियन, एंड कुछ नहीं तो वॉइड। सही है, या कोई भी क्लास टाइप भी इसकी रिटर्न टाइप बन सकती है, जैसे कि डाटा टेबल, राइट? तो ये तो पहला डिफरेंस है भाई मेथड और उसमें। अब कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ होते क्या है? अब सवाल आप लोगों से पिछले सेशन में ये पूछा था कि भाई क्या कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास में होता है
तो कुछ लोगों ने जवाब दिया था जी, कुछ लोगों ने जवाब दिया था नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, स्पेशल मेथड ऑफ द क्लास that will automatically invoke when the instance of the class is created is called constructor. Simple is this, मैंने भी ये बताया था कि constructor is the special type of method which is execute automatically when you create the instance of the class. This is the pure definition of constructor. तो इसकी एग्जाम्पल भी यही बताई थी कि भाई अगर मैं कुछ नहीं करता, सिंपल पब्लिक ए और उसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूं कि भाई कंस्ट्रक्टर की, और ये बॉडी मेरी तब एग्जीक्यूट हो जाएगी जब मैं सिर्फ अपनी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर दूंगा, तो ये वाला कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। न्यू ए, अब मैंने ना तो कोई ए डॉट करके कुछ किया है ना कुछ किया, बस सिर्फ मैंने ये वाली लाइन लिखी है। किसी भी क्लास को इंप्लीमेंट करने के लिए, किसी भी नॉन स्टैटिक क्लास को, क्लास एक चीज ध्यान में रखिएगा, सर भी आप लोगों को बताएंगे कि भाई क्लास भी स्टैटिक होती है, लेकिन अगर कोई भी क्लास स्टैटिक हो गई तो फिर उस क्लास के साथ ये वाला काम नहीं होता। कीप इन माइंड, ये अभी आएगी आगे की चीज, आगे की लैब्स में हम लोग पढ़ेंगे। स्टैटिक क्लासेस मेरे ख्याल से अगली लैब ही है इस पर हमारी। तो ये बात मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि कोई भी क्लास अगर स्टैटिक हो जाती है तो आप उस क्लास में ये वाला काम नहीं कर सकते। सही है, तो अब यकीन है जब ये वाला काम नहीं कर सकते तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही नहीं। सही है ना? ये वाली बात कितनों को समझ में आ रही है? नहीं नहीं आ रही बात समझ में? आ गई। रिपीटेड। देखो इसको नोटिस करो ना, क्लास मैंने यहाँ पर स्टैटिक हटा दिया, ये अब ये नॉन स्टैटिक क्लास है, तो इसमें मैं ये वाला काम कर सकता हूँ। अब इसमें ये वाला काम करने से क्या मुराद कि ये क्या चीज है, ये कंस्ट्रक्टर है। जब मैं क्लास को स्टैटिक कर दूंगा तो ये वाला काम मुझे अलाउ ही नहीं कर सकता। तो स्टैटिक क्लास के अंदर फिर ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है जाया, ये इंप्लीमेंट कैसे होगा? जब यहीं पे आके इसने रोक दिया और साफ साफ लफ्जों में कह रहा है कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द स्टैटिक क्लास। और कौन सी क्लास? कंसोल एप्लीकेशन के अंदर जो एक ही क्लास बनी हुई है, आप उसका इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर कहानी आएगी आगे जाके, आप लोगों को स्टैटिक क्लास की कोई लिमिटेशन असाइनमेंट में आप लोगों को एक सवाल भी इसका मैं हर सेमेस्टर में देता हूँ, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला इस पर एक सवाल मिलेगा। अब असाइनमेंट भी आप लोगों को अनकरीब मिलने वाला है 10 नंबर वाला, तो ज़रा मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाइएगा। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर द मेन यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द प्राइवेट फील्ड ऑफ द क्लास व्हाइल क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। When you have not created the constructor of the class, the compiler will automatically create the default constructor of the class. अब यहाँ पर एक बात कह रहा है कि भाई अगर आप किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते ही नहीं हो तो कह रहा है कंपाइलर फिर भी कंस्ट्रक्टर कॉल करता है कि क्या ये बात सही है या नहीं, इट मेक सेंस और नॉट। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है, लेकिन फिर भी, वरना अगर ऐसी बात ना होती तो यहाँ पे एरर दे देते साफ कि भाई आप कंस्ट्रक्टर तो बनाओ पहले, क्लास में डिफाइन ही नहीं किया हुआ। तो क्लास याद रखिएगा, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर कहलाता है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। डिफॉल्ट इन द सेंस कि भाई अगर आपने इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। लेकिन अब क्योंकि इसमें एक पैरामीटर पास कर दिया तो अब तो आपने इस तरीके से बनाना ही बनाना है। अब ये मांगेगा आपसे, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आपसे क्या मांगेगा? मेथड की तरह वैल्यू। मैंने यहाँ पे दे दी वैल्यू 10। अब मैं अगर इसको यहाँ पर प्रिंट करवा दूं इसी की जगह, तो मैं कॉन्कैटिनेट करने के बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ लो भाई बी,
अब ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर के साथ कंस्ट्रक्टर की वैल्यू भी प्रिंट करवा देगा। समझ में आ रही है? अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहा। तो कंस्ट्रक्टर की टाइप में यहाँ पे देखिए कि एक पहली टाइप क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कि आप भले से बनाओ या ना बनाओ, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा वो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। अब आप इसको लिखो या ना लिखो, लेकिन ये इंप्लीमेंट करेगा इस तरीके से, भले से आप इसमें कोई फंक्शनलिटी देते हो या नहीं देते। क्लास 2 मिनट रुकिएगा प्लीज। जी जनाब, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि भाई पहली वो टाइप कि आप जिसको लिखो या ना लिखो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि वंस जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो और उसमें पैरामीटर पास करते हो, क्या मुझे आप लोग सोच के बताओ, प्रीवियस लैब में या अभी आज की स्टार्टिंग सेशन में क्या हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया था? जी स्टूडेंट, जी सर, आप कहाँ जो किया कनेक्शन की आपने कनेक्शन की स्ट्रिंग जो दी थी आपने, वेरी गुड, समझ में आई ये चीज? उस वक्त हम क्या काम कर रहे थे, यही तो काम कर रहे थे, डेटा यानी स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर में कनेक्शन स्ट्रिंग का पैरामीटर पास किया था, और जब हम उसको इंप्लीमेंट करवा रहे थे फॉर्म के पीछे तो वहां पर कनेक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू दे रहे थे। दिस इज अ प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इंप्लीमेंट किया था। तो ये कंस्ट्रक्टर की गालिबन दूसरी टाइप है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर की क्या कहानी होती है, व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर? तो हम लोग यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की भी बात करते हुए चलते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या है। कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे डेफिनेशन खत्म। अब उसके बाद, इन अदर वर्ड्स, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर डज नॉट टेक पैरामीटर, वही बात दोबारा रिपीट कर दी। द ड्रॉबैक ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज